नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से एपीटेक स्टडी में। तो जैसा कि आपको पता है, हम क्वेश्चन की सीरीज को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। आप यकीन मानिए दोस्तों, हमने अभी तक 4-5 वीडियो कर लिए, उसमें से आपके कितने क्वेश्चनों की तैयारी हो गई। ये कम से कम 100 से ऊपर क्वेश्चन आज हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। पहले 5 वीडियो थे, उस 5 वीडियो में हमने 100 क्वेश्चन कर लिए। 20-20-20 आप हर वीडियो के जोड़ते जाएंगे तो ये देखो, बूंद बूंद से ही सागर बढ़ता है। हमें जैसे जैसे धीरे धीरे आगे बढ़ना है, तो वैसे ही हम क्वेश्चनों की सीरीज को भी धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे हैं। तो आज के लिए वापस शुरू करते हैं, अपन बूंद बूंद से वापस वही सागर भरते हैं, वही घड़ा भर के पूरा समुद्र भरेंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, तो कंप्यूटर महोदय पहला क्वेश्चन लाइए हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है, नागरिक ऑनलाइन माध्यम से रोजगार के लिए कैसे पंजीकरण कर सकते हैं। कोई भी नागरिक है, वो अपने रोजगार पंजीयन करवाना है तो वो कैसे कर सकता है ऑनलाइन माध्यम से। तो पहला ई मित्र, दूसरा है रोजगार विभाग की वेबसाइट। सी, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कैसे कर सकता है, रोजगार विभाग की वेबसाइट से भी कर सकता है और ई मित्र के थ्रू भी कर सकता है। ई मित्र आप जानते ही है, ई मित्र से अपन फॉर्म भरते हैं और रोजगार विभाग से भी अपन रोजगार का पंजीयन कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर जी नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए हमारे सामने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे सामने कि कंप्यूटर से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्नों में दूसरा क्वेश्चन है, भारत नहीं, ये ऑप्शन धीरे धीरे खोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर एक नई सेटिंग हमने लगाई है जिससे कि क्वेश्चन और भी अट्रैक्टिव दिखे यूं करके। तो भामाशाह योजना के संदर्भ में डीबीटी का पूरा रूप क्या है, डीबीटी। जैसे आपने नाम सुना होगा भामाशाह योजना, तो भामाशाह योजना के बारे में थोड़ा बता दूं कि जैसे कि भामाशाह योजना आपको पता है कि वसुंधरा राजे की सरकार में आया था भामाशाह योजना, जिसको अभी अशोक गहलोत की सरकार में जन आधार योजना कर दिया गया है। तो भामाशाह योजना की जो शुरुआत है वो 2014 में 15 अगस्त 2014 को भामाशाह योजना की शुरुआत की गई थी। तो इसमें क्या पूछा, इसमें डीबीटी, उसके अंदर डीबीटी का मतलब क्या होता है वो पूछा है। तो डीबीटी की फुल फॉर्म पूछी है यहाँ पर। तो पहला ऑप्शन है डेटाबेस ट्रांसफर, दूसरा ऑप्शन है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, तीसरा ऑप्शन है सी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भामाशाह योजना का में डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब जो भी जिसको भी लाभ मिल रहा है भामाशाह का, उसकी जो राशि है, लाभ की राशि है, वो सीधे उसके अकाउंट में आ जाएगी, डायरेक्ट बेनिफिट को ट्रांसफर होगा अमाउंट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में एफपीएस का पूरा नाम क्या है। यहाँ पर एफपीएस का पूरा नाम पूछा है, ईपीडीएस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जो कि अपने उचित मूल्य की दुकानें जो होती हैं उसके अंदर ये यूज होता है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर जैसे कि गेहूं मिलते हैं, चावल मिलते हैं, केरोसिन वगैरह जो भी मिलता है, वो उस एफपीएस का पूरा नाम क्या है। तो एफपीएस का सीधा सा पूरा नाम यहाँ पे पूछा है, फर्स्ट प्राइस स्कीम, फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम, फेयर प्राइस शॉप, फाइनेंशियल प्लानिंग सिस्टम और फेयर प्राइस शॉप दोनों। तो बताइए दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। मैं बता देता हूँ, इसका सही आंसर होगा फेयर प्राइस शॉप। आप जब भी देखते हो गाँवों में, शहरों में उचित मूल्य की दुकान होती है, उसी को हम बोलते हैं फेयर प्राइस शॉप। तो यहाँ पर ई पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में एफपीएस का पूरा नाम हो जाएगा फेयर प्राइस शॉप। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर महोदय हमारे सामने लाइए। चौथा क्वेश्चन है, ईपीडीएस प्रणाली के संदर्भ में बीपीएल का पूरा रूप क्या है। अब आपको बीपीएल तो ये तो पता ही होगा, नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि बीपीएल का पूरा रूप क्या होता है। तो देखिए ऑप्शन, पहला है ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरी, बी है बिलो पॉवर्टी लाइन, सी है बिलो पॉवर्टी लाइन और ब्रिटिश फिजिकल लेबोरेटरी दोनों, या ब्रॉडबैंड ओवर पावर लाइन। तो यहाँ पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के प्रणाली के रिगार्डिंग पूछा, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बीपीएल का बिलो पॉवर्टी लाइन, मतलब गरीबी रेखा से नीचे, बिलो पॉवर्टी लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारतीय निवासियों को उनके बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर जारी किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के रिगार्डिंग भी मेरे को लग रहा है कि ऐसा आ सकता है कि ये ऑप्शन देखिए एक बार, भामाशाह कार्ड, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और उपरोक्त में से कोई नहीं। यहाँ पर मैंने जानबूझकर ये भामाशाह कार्ड यूं लिखा क्योंकि हमारे यहाँ पर जब भी कोई भी भामाशाह की नाम लेता है तो उसको भामाशाह यूं ही बोलता है, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही जानबूझ करके यहाँ पर भामाशाह कार्ड यूं लिखा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा, मतलब कि एक तो बायोमेट्रिक डेटा और एक डेमोग्राफिकल डेटा, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, तो आधार कार्ड बनाते हैं। ठीक है, आधार कार्ड है वो जो भी अपन बनाते हैं, तो जो भी जारी करता है वो कैसे जारी करता है, उसकी बायोमेट्रिक लेकर के और उसकी डेमोग्राफिक डिटेल मतलब कि जनसांख्यिकी डेटा को लेकर के। इसका सही आंसर 5वें का हो जाएगा आधार कार्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत सरकार द्वारा स्थापित किस वैधानिक प्राधिकरण के द्वारा आधार कार्ड जारी किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि आधार कार्ड कौन सी अथॉरिटी है वो जारी करती है। तो आधार कार्ड आपको पता है, आधार कार्ड कौन सी अथॉरिटी जारी करती है, आधार कार्ड जारी करती है यहाँ पर देखो ऑप्शन एक बार, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसको यूआईडीएआई बोलते हैं स्मॉल में। दूसरा है भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण,
तीसरा है ए और बी दोनों, और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, उसी को हिंदी में हम भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, सी ऑप्शन है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, टीडीएस के लिए पूरा नाम है टीडीएस। जब भी अपन इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो कभी कभी टीडीएस भी अपन फाइल करते हैं। तो टीडीएस का पूरा नाम क्या होता है, टाइम डिपॉजिट स्कीम, बी टोटल डिपॉजिट स्कीम, सी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, और डी है नॉन ऑफ अबव। तो यहाँ पर इसका टीडीएस का पूरा नाम क्या हो जाएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा, सातवें का सी टैक्स डिडक्टेड एट स्टोर, टीडीएस का पूरा नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे सामने, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो, निम्न में से क्या उपयोग में किया जाता है। ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के रिगार्डिंग क्वेश्चन है कि रो और कॉलम उसी के अंदर होती है। तो रो और कॉलम को होल्ड करना है हमें, ताकि जब वर्कशीट को हम स्क्रॉल करें नीचे की तरफ लाएं तो मतलब जो टाइटल है वो टाइटल वही के वही रहे। जैसे कि अपने को टाइटल जैसे नाम, पिता का नाम, माता का नाम, ऐसे कोई हमने टाइटल दे रखे हैं, तो जब हम इसको स्क्रॉल करें, जैसे कि शीट लंबी है उसको स्क्रॉल करें, तब क्या होगा, तो स्क्रॉल करने के टाइम पे वो टाइटल है वो वही का वही रहना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में हम कौन से ऑप्शन का यूज करेंगे जिससे कि वो टाइटल वही का वही रहे। तो यहाँ पर एक बार ऑप्शन देखते हैं, अनफ्रीज पेन्स कमांड, फ्रीज पेन्स कमांड, होल्ड टाइटल कमांड या स्प्लिट कमांड। तो आपको पता होगा दोस्तों, जब भी अपने एक्सेल को यूज करते हैं तो इस फीचर का यूज कब करते हैं, फ्रीज पेन्स कमांड का यूज करते हैं। फ्रीज पेन्स कमांड से क्या होगा कि जो हाईलाइटेड हमारा टाइटल है वो वहीं का वहीं रुक जाएगा और नीचे का जो डेटा है वही स्क्रॉल होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रीज पेन्स कमांड, 8वें का बी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर में मुख्य कंपोनेंट क्या था। हमने पहले भी इसकी वीडियो बनाई थी कंप्यूटर जनरेशन के बारे में, तो वहां पर भी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्क्राइब किया था। तो यहाँ पर आप देखिए थर्ड जनरेशन का पूछा है, यहाँ पर तीसरी जनरेशन का ऑप्शन देख लेते हैं एक बार, ए वैक्यूम ट्यूब, बी ट्रांजिस्टर, सी इंटीग्रेटेड सर्किट और डी वीएलएसआई। यहाँ पर मैं थोड़ा सा और डिस्क्रिप्शन देना चाहूंगा आपको कि फर्स्ट जनरेशन के अंदर आपको पता है वैक्यूम ट्यूब यूज हुई थी, सेकंड जनरेशन के अंदर ट्रांजिस्टर यूज हुए थे, और थर्ड जनरेशन के अंदर आईसी, जिसको आईसी चिप, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप बोलते थे, वो यूज हुए थे। और फोर्थ जनरेशन के अंदर मैंने आपको बताया था वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और फिफ्थ जनरेशन के अंदर मैंने आपको बताया था यूएलएसआई, अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, जिससे कंप्यूटर का आकार जो है वो बहुत ही छोटा हो गया। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 9वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीबोर्ड एवं माउस का आविष्कार किसने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कभी कभी एग्जाम में मैंने भी देखा है कि ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत बार कि कीबोर्ड का आविष्कार किसने किया था या माउस का आविष्कार किसने किया था। तो आपको याद रखना है क्या, दोनों को पूछा है। तो ऑप्शन पढ़ लेता हूं एक बार मैं, डॉक्टर डगलस इंजलबर्ट एवं क्रिस्टोफर लोथम सोल्स। बी ऑप्शन है क्रिस्टोफर लोथम सोल्स एवं डॉक्टर डगलस इंजलबर्ट। सी ऑप्शन है आर टॉमलिंसन एवं साबिर भाटिया, और डी ऑप्शन है एन नारायण मूर्ति और चार्ल्स बेबेज। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका सही। देखिए ये ऑप्शन बहुत ही कंफ्यूज करने वाले ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है कि माउस का आविष्कार किसने किया था। माउस का तो किया था डॉक्टर डगलस इंजलबर्ट ने, और कीबोर्ड का क्रिस्टोफर लोथल सोल्स ने। तो यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है, तो इसका बी आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि पहले कीबोर्ड और फिर बाद में माउस है, तो पहले क्रिस्टोफर लोथम सोल्स कीबोर्ड का आ जाएगा और फिर बाद में डॉक्टर डगलस इंजलबर्ट। ये आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा आराम से पढ़ के फिर इसका उत्तर देना है, नहीं तो अगर आपको याद होते हुए भी आप इसको गलत कर देंगे। तो ये ध्यान रखना है कि कीबोर्ड का पहले पूछा है कि माउस का पहले पूछा है। कीबोर्ड का पहले पूछा है इसलिए क्रिस्टोफर लोथम सोल्स है वो सही पहले आएगा, और डॉक्टर डगलस इंजलबर्ट है वो बाद में आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम वेबसाइट निर्माता कौन था। फर्स्ट वेबसाइट किसने बनाई थी। तो पहली वेबसाइट किसने बनाई थी दोस्तों, ऑप्शन देख लेते हैं, आर टॉमलिंसन, बी है टिम बर्नर्स ली, सी है मार्टिन हेलमैन, और डी है वॉन न्यूमैन। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रथम वेबसाइट। बताइए दोस्तों जल्दी से इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो पहली वेबसाइट जो बनाई थी वो बनाई थी क्वेश्चन नंबर 12 है, इंपैक्ट प्रिंटर एवं नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में कौन सा अंतर नहीं है। इंपैक्ट प्रिंटर और नॉन इंपैक्ट प्रिंटर में कौन सा अंतर नहीं है पूछा। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ना दोस्तों, ये बहुत ही कंफ्यूज करने वाले मैंने जानबूझकर ऐसे क्वेश्चन बनाए ताकि आप कंफ्यूज हो और आप पहले से इसका ध्यान रखो ताकि एग्जाम में गलत ना हो क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए, इंपैक्ट प्रिंटर में रिबन का जबकि नॉन इंपैक्ट में टोनर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही सही बात है कि इंपैक्ट प्रिंटर में रिबन और नॉन इंपैक्ट में टोनर या कार्ट्रिज जिसको बोलते हैं उसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, इंपैक्ट प्रिंटर की गति सीपीएम, डब्ल्यूपीएम और एलपीएम में, जबकि नॉन इंपैक्ट की गति पीपीएम में मापी जाती है।
तो यहाँ पर CPM, WPM और RPM का क्या मतलब है? CPM का मतलब होता है कि कैरेक्टर पर मिनट, WPM का मतलब होता है वर्ड पर मिनट और LPM का मतलब होता है लाइन पर मिनट। ये इम्पैक्ट प्रिंटर में अपन जब भी प्रिंट करते तो उसकी गति है वो इसमें मापते हैं कि भाई कितने कैरेक्टर प्रिंट कर रहा है 1 मिनट में, कितने वर्ड प्रिंट कर रहा है, कितनी लाइनें प्रिंट कर रहा है, तो ये सब हम उसके अंदर देखते हैं, ठीक है। और नॉन इम्पैक्ट में क्या देखते हैं? पेज गिनते हैं, और पेज कितने पेज 1 मिनट में कितने पेज है वो प्रिंट कर रहा है, तो वो नॉन इम्पैक्ट में गिनते हैं। तो ये बात भी सही है, ए भी सही है और बी भी सही है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट ऑप्शन। इम्पैक्ट की सहायता से अलग अलग रंग, आकार, टाइप में प्रिंट करना संभव है। प्रिंटर करना नहीं, यहाँ पर प्रिंट करना होगा। इम्पैक्ट की सहायता से अलग अलग रंग, आकार, टाइप में प्रिंट करना संभव होगा? जी नहीं, अलग अलग आकार और साइज में अपन नहीं कर सकते, क्योंकि इम्पैक्ट जो होते हैं वो ट्रेडिशनल होते हैं, उसके अंदर रिबन लगी होती है, तो अलग अलग आकार का तो इसमें पॉसिबल नहीं है। तो ये तो ऑप्शन सी है वो गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन देखते हैं, नॉन इम्पैक्ट की सहायता से अलग अलग रंग, आकार, टाइप में प्रिंट करना संभव है, तो ये डी वाला भी सही है। तो यहाँ पर गलत पूछा है हमको, नहीं अंतर पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, इम्पैक्ट प्रिंटर की सहायता से अलग अलग प्रिंट है वो संभव है, ठीक है। इम्पैक्ट प्रिंटर की सहायता से अलग अलग रंग में प्रिंट करना संभव है, तो ये गलत हो जाएगा, ये असंभव है, ठीक है। 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, असंभव है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, सबसे पहले रजिस्टर किया गया डोमेन डैश 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 था। सबसे पहले कौन सा डोमेन? डोमेन आपको पता है, जैसे कि अपन लिखते हैं www.facebook.com, www.google.com, तो ये पूरा डोमेन नेम होता है। तो इसी तरह से ये फर्स्ट डोमेन नेम पूछा है यहाँ पर। तो फर्स्ट डोमेन नेम ऑप्शन देखिए, google.com, facebook.com, फर्स्ट domain.com या dsymbolics.com। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा symbolics.com, ठीक है। तो symbolics.com ही इसका सही आंसर है कि फर्स्ट डोमेन नेम कौन सा रजिस्टर किया था वर्ल्ड वाइड वेब पे, www इंटरनेट पे, तो वो हो जाएगा symbolics.com। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपको ये क्वेश्चन की सीरीज अच्छी लग रही है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अपने जितने भी दोस्त हैं, चाहे वो पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हो, चाहे किसी भी कंपटीशन एग्जाम जिसमें कंप्यूटर की सब्जेक्ट है, तो उसको जरूर शेयर करना है। उसका कहीं ना कहीं उसका फायदा जरूर होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ और ये मैं अपनी आशा भी रखता हूँ आपसे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रोफोन का क्या कार्य है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जामों में भी पूछा गया है। माइक्रोफोन का काम क्या होता है? ऑडियो डेटा को इलेक्ट्रॉनिक डेटा में बदलना, बी इलेक्ट्रॉनिक डेटा को ऑडियो डेटा में बदलना, ग्राफिक्स डेटा को इलेक्ट्रॉनिक डेटा में बदलना, या इलेक्ट्रॉनिक डेटा को ग्राफिक्स डेटा में बदलना। आपको पता है माइक्रोफोन, जैसे ये मैंने अपना यहाँ पर माइक्रोफोन लगा रखा है, तो ये माइक्रोफोन अभी क्या काम कर रहा है? तो ये माइक्रोफोन अभी क्या काम कर रहा है कि जो भी मेरी साउंड है, इस साउंड को कहां पर ले जा रहा है? कंप्यूटर के अंदर ले जा रहा है, इस वीडियो के अंदर ले जा रहा है, ठीक है। तो इसका काम क्या हो गया कि साउंड यानी कि ऑडियो का डेटा जो मैं मुंह से बोल रहा हूं, वो ऑडियो का डेटा किस फॉर्म में जा रहा है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जा रहा है। तो माइक्रोफोन का क्या काम हो गया कि ऑडियो डेटा को इलेक्ट्रॉनिक डेटा में बदलना, ये इसका काम हो गया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही सही इसका आंसर हो जाएगा, ऑडियो डेटा को इलेक्ट्रॉनिक डेटा में बदलना। और इसी की जगह अगर आपको कंफ्यूज करने के लिए अगर मैं बताऊं, थोड़ा सा इसको क्लैरिफाई करूं, कंफ्यूज ना करूं, तो अगर स्पीकर इसमें आ जाएगा तो इसका वाइस वर्सा हो जाएगा। तो स्पीकर जो करता है वो क्या करता है कि कंप्यूटर के अंदर से जो इलेक्ट्रॉनिक डेटा पड़ा हुआ है उसको वो किस में चेंज करेगा? वो ऑडियो में चेंज करेगा, आवाज के रूप में बदलेगा। मतलब कि साउंड की जो तरंगे हैं उसको इलेक्ट्रॉनिक तरंगों में, और ये माइक्रोफोन जो है वो आवाज की तरंगों को इलेक्ट्रॉनिक तरंगों में बदलेगा। स्पीकर जो है वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनिक तरंगों को आवाज की तरंगों में बदलने का काम करेगा, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 15वां क्वेश्चन, एटीएम मशीन में कौन से प्रिंटर का प्रयोग किया? आपने बहुत सी बार एटीएम में पैसे निकाले होंगे, लेकिन रसीद जो है वो क्या करते हो? तुरंत देखते भी नहीं और फाड़ के सीधा डस्टबिन के अंदर। तो ऐसा नहीं करना, लेकिन उसमें आप थोड़ा सा ध्यान से देखना कि वो जो पर्ची निकली है वो कौन से प्रिंटर से निकली है, वो आपने ध्यान रखना था। तो वहां पर क्या ध्यान रखोगे आप? ऑप्शन देखते हैं, लेजर प्रिंटर लगा होता है क्या, लाइन प्रिंटर लगा होता है क्या, थर्मल प्रिंटर लगा होता है क्या, या इंकजेट प्रिंटर लगा होता है क्या। तो उसके अंदर आपने देखा होगा कि वो जो थर्मल प्रिंटर लगा होता है उसके अंदर, तो उस थर्मल प्रिंटर का क्या यूज है कि वो जो डेटा है जो भी प्रिंट करके वो ज्यादा देर तक उसको यूज नहीं करना है, इसलिए वो एकदम थर्मल प्रिंटर लगाते हैं। तो थर्मल प्रिंटर, लेजर प्रिंटर लगाएंगे तो महंगा पड़ेगा। लाइन प्रिंटर ट्रेडिशनल है, आवाज करेगा और वो करेगा नहीं, इंकजेट में इंक जाएगी, इसलिए वो भी नहीं लगा। थर्मल प्रिंटर लगाते हैं जिससे कि इंक भी बचे और समय भी बच जाए। तो 15वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, थर्मल प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, किसी भी फाइल में नेविगेट करने के लिए कौन सी बार का प्रयोग किया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हम जब भी कोई भी टेक्स्ट फाइल बना रहे हैं, कोई भी फोल्डर है, फोल्डर के अंदर फोल्डर है, तो उसके अंदर हमें नेविगेट करना पड़ता है। किसी फोल्डर को ढूंढते हैं तो हम स्क्रॉल बार को ऊपर नीचे करते हैं। किसको करते हैं? स्क्रॉल बार को। तो यहाँ पर ऑप्शन में स्क्रॉल बार कहां पर है? सी ऑप्शन में है।
टाइटल बार नहीं होगा, मेनू बार नहीं होगा, स्क्रॉल बार होगा और स्टेटस बार नहीं होगा। ठीक है, टाइटल बार सबसे ऊपर होता है जो कि पेज का प्रोग्राम का टाइटल बताता है। क्लोज, मिनिमाइज, मैक्सिमाइज, रिस्टोर बटन उसके अंदर होते हैं। मेनू बार के अंदर बहुत अलग अलग मेनू होते हैं। स्क्रॉल बार है वो ऊपर नीचे करने के लिए स्क्रॉल बार होती है, जिसकी हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होती है, वर्टिकल स्क्रॉल बार होती है। और स्टेटस बार है वो स्टेटस बताता है प्रोग्राम का, जो चल रहा है प्रोग्राम का। क्वेश्चन नंबर 17 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला किस साइन से शुरू होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में फॉर्मूला कौन से साइन, क्या साइन लगाएंगे कि कंप्यूटर को पता पड़ जाएगा कि अब ये जो भी यूजर है वो फॉर्मूला लगा रहा है। तो ऑप्शन देखिए, ए एंड, बी इक्वल्स टू, सी प्लस और डी हैश। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आपको पता ही है, एक्सेल जब भी अपन चलाते हैं तो अपन को फॉर्मूला लिखना पड़ता है, तो अपन क्या लगाते हैं? फॉर्मूले के लिए इक्वल्स टू बराबर का साइन लगाते हैं, जिससे कंप्यूटर को पता पड़ता है कि अब यहाँ से फॉर्मूला शुरू होने वाला है। ठीक है दोस्तों, 17वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? बी इक्वल्स टू। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजधरा ऐप संबंधित है। राजधरा, आपने जब भी एसएसओ प्रोफाइल खोली होगी अपनी, तो एसएसओ के अंदर राजधरा करके एक एप्लीकेशन आती है, तो उससे रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि वो ऐप किससे संबंधित है। तो ऑप्शन देखिए, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस जिसको बोलते हैं, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम जिसको जीआईएस बोलते हैं, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। बताइए दोस्तों, आपके हिसाब से क्या इसका आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये राजस्थान की गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है उसके अंदर राजधरा एक एप्लीकेशन है जो कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम के तहत है वो कार्य करती है। ठीक है, वहां पर डेटा है वो सारा जियोग्राफिकल डेटा जो राजस्थान का वहां पर इंसर्ट किया जाता है, जिससे उसके अंदर और मॉडिफिकेशन करके उसको पब्लिक को और अच्छे से इसको इम्प्रूवमेंट करके बताया जा सके और उनको इन्फॉर्मेशन दी जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19वां, कंप्यूटर नंबर सिस्टम में कौन सी संख्या पद्धति नहीं है? यहाँ पर संख्या पद्धति नहीं पूछा है, ध्यान रखना, फिर से पूछा है क्वेश्चन में नहीं है। आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जल्दबाजी बहुत होती है, लेकिन उसकी जल्दबाजी अपने को क्वेश्चन को पढ़ के एक बार नहीं, आप उसको 2 बार पढ़ ले क्वेश्चन को, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए कि ये क्वेश्चन हमें पूछना क्या जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए, ए बाइनरी, बी डेसिमल, सी ऑक्टल या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नंबर सिस्टम, जैसे कि नंबर सिस्टम का भी मैं एक बार पूरा टॉपिक आपके सामने डिस्क्राइब करूंगा, वीडियो उसके लिए अलग बनाऊंगा, लेकिन अभी यहाँ पर सिर्फ पूछा है कि कौन सी संख्या पद्धति नहीं है। तो बाइनरी सिस्टम होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, डेसिमल नंबर सिस्टम भी कंप्यूटर के अंदर होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम भी होता है, और उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसके तीनों होते हैं। एक चौथी भी होती है जिसको हेक्साडेसिमल बोलते हैं, तो वो भी होती है। तो 4 नंबर सिस्टम के अंदर होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा, नहीं पूछा है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है। सूचना प्रौद्योगिकी जिसको अपन आईटी एक्ट बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वो कब लागू हुआ? बहुत ही क्वेश्चन कंफ्यूज, जैसे भी हम पढ़ते हैं आईटी एक्ट 2000, लेकिन उसकी एग्जैक्ट डेट भी हमें कभी कभी याद रखनी, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछ ली गई है कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कब लागू हुआ। तो ये कब लागू हुआ? 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर 2000, 18 अक्टूबर 2000, 19 अक्टूबर 2000। तो कौन सी डेट को लागू हुआ था दोस्तों? ये लागू होता 17 अक्टूबर 2000 को। इसके अंदर संशोधन कब किया था? फरवरी 2009 के अंदर इसमें मेजर संशोधन किया था। तो 17 अक्टूबर 2000 इसका सही आंसर हो जाएगा, बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 20 क्वेश्चन थे दोस्तों। आपको ये मेरी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। जो भी कंप्यूटर एग्जाम जैसे देने वाले, जैसे कि अभी ये राजस्थान पुलिस का एग्जाम है, उसके अंदर भी कंप्यूटर सब्जेक्ट है, तो उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा आपके लिए वीडियोस लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आपको अगर मेरी ये प्रयास अच्छा लग रहा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, अपने सारे दोस्तों को भेजना, ताकि ये वीडियो उनको कहीं ना कहीं आपके किसी न किसी एग्जाम में क्वेश्चन है वो उसको लाभ मिल सके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत। ठीक है, थैंक यू।